डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 20 दिसंबर 2021 का पेपर, सीटेट पेपर 1 है ये। और इसके हम सीडीपी और मैथमेटिक्स, ये दो सब्जेक्ट टोटल इसमें कवर करेंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। और ये पेपर से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट भी आपको अदर वीडियो में मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो सीडीपी से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट ऑक्योर अलोंग अ सिंगल कोर इज़ यूनिडायमेंशनल। अब यूनिडायमेंशनल नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए आंसर तो हमें यहीं मिल गया, ये आंसर है। लेकिन दूसरे भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम टॉप डाउन, यानी कि सेफेलोकॉडल, एंड फ्रॉम सेंट्रल आउटवर्ड, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये तो सही बात है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर एंड नर्चर। डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड होती है, डेवलपमेंट पर असर होता है नेचर यानी हेरिडिटी का, एंड नर्चर यानी एनवायरनमेंट का। तो ये भी सही है। डेवलपमेंट अक्योर्स इन सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये भी सही है कि डेवलपमेंट पे सोशल और कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है उसका असर पड़ता है। तो 2, 3, 4 ये बिल्कुल राइट है, ये प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के, और फर्स्ट इसका प्रिंसिपल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में भी ट्रांसलेट किए हुए क्वेश्चन। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ। अब ये सेफेलोकॉर्डल जो टॉप टू बॉटम जो डेवलपमेंट होती है, तो ये इस पे किस पे अप्लाई होंगी, किस पे अप्लीकेबल होंगी। मोटर डेवलपमेंट पे, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे और मॉरल डेवलपमेंट पे। तो सेफेलोकॉर्डल जो होती है, ये सेफेलोकॉर्डल जो है, ये हमेशा फिजिकल और फंक्शनल डेवलपमेंट पर होती है। तो जाहिर बात है ये मोटर पर होंगी, यानी कि फिजिकल और फंक्शनल डेवलपमेंट पर इसका ये अप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट है, डैश इज़ अ सेंसिटिव पीरियड परटेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। के इनमें से बहुत सेंसिटिव पीरियड कौन सा है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। प्रीनेटल स्टेज तो है ही नहीं। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 2 to 6 ईयर, ये बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है पीरियड। तो आंसर हो गया हमारा सेकेंड। नेक्स्ट है, डैश occurs within the family when children first learn their individual identity, acquire language and develop initial cognitive skill। तो कहाँ होंगी प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, लेटेंट सोशलाइजेशन और एक्टिव सोशलाइजेशन। तो हमें पता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे का फैमिली होता है, और यहीं से बच्चे की सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और बच्चा बहुत सारी चीज़ें, चाहे लैंग्वेज हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, सारी चीज़ें यहाँ से सीखना शुरू कर देता है। तो आंसर होगा इसका प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि बच्चे की फैमिली। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू theory of Lawrence Kohlberg, at which level is moral thinking based on taking initial perspective of society। अब यहाँ पे जो कोहलबर्ग थे, तो कोहलबर्ग ने मोरालिटी के बारे में, मॉरल डेवलपमेंट के बारे में इनकी थ्योरी थी। तो उन्होंने 3 स्टेजेस बताए, सॉरी इसमें 3 लेवल बताए थे उन्होंने, और 6 स्टेजेस बताए थे। अब इसमें उन्होंने क्या बताए थे कि मोरालिटी हर एक एज ग्रुप में कैसे आती है। तो यहाँ पे है मॉरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल परसेप्टिव ऑफ सोसाइटी। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज और लेट कन्वेंशनल, ये तो कोई है ही नहीं स्टेज उनकी। तो ऊपर के जो 3 हैं उसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा बहुत छोटा है, तो ये तो चीज़ होंगी नहीं। कन्वेंशनल स्टेज, तो ये इसका आंसर है कि कन्वेंशनल स्टेज यानी कि 3 to 7 ईयर, यहाँ से बच्चे की मॉरल थिंकिंग बेस्ड हो जाती है, और ये इनिशियल लेवल पर होता है सोसाइटी के नुक्ते नज़र को समझने के लिए। तो आंसर होगा हमारा कन्वेंशनल स्टेज। फ्रॉम अ पियाजेशियन परसेप्टिव,
द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे के बच्चे के पास अभी उसका जो भी स्कीमा है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, उसमें न्यू न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करते चला जाना एसिमिलेशन कहलाता है। तो ये वो होगा एसिमिलेशन। Meena has begun to use word and started understanding that word represent object। अब मीना वर्ड को यूज़ कर रही है और वो समझ भी रही है कि ये वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। शी इज़ ऑल्सो बिगिनिंग टू रीज़न लॉजिकली थ्रू शी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन। और लेकिन वो कंजर्वेशन ये परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीना इन। अब मीना वर्ड्स यूज़ कर रही है और वो ये भी समझ रही है कि वर्ड्स ऑब्जेक्ट के लिए है, लेकिन वो कंजर्वेशन नहीं कर रही है। अब पियाजे ने जो 4 स्टेजेस बताए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो उसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीखता है, क्योंकि ऑपरेशन करना स्टार्ट हो जाता है बच्चे का, यानी कि मेंटल एबिलिटी उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो वो कंजर्वेशन वाली जो चीज़ है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है, और यहाँ पर दिया गया है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है कंजर्वेशन। इसका मतलब उसके ऊपर की लेवल की यहाँ पे बात की जा रही है। तो उसके ऊपर का जो लेवल है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो हमारा आंसर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन 1। द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय। तो ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है MKO है और स्कैप फोल्डिंग है। तो ये जो कंसेप्ट है ये दिए थे वाइगॉस्की ने अपने सोशो कल्चर थ्योरी में। Which statement correctly lay out the फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ वाइगॉस्की थ्योरी। इनमें से कौन सी वो चीज़ है? लर्निंग इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। तो ये तो उन्होंने कहा नहीं था। लर्निंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी, कि लर्निंग क्या है? सोशल एक्टिविटी है। तो ये एक चीज़ सही है, इसलिए हम इसे अभी इस ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं कि ये राइट है करके। और नीचे के देख लेंगे, लर्निंग इज़ जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, तो ये रॉन्ग हो गया। और लर्निंग इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस दैट अक्योर इन 4 स्टेजेस, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या है? लर्निंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी। और उन्होंने जो थ्योरी दिए थे वो थी सोशो कल्चर थ्योरी। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटजी दैट वुड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इज। मीनिंगफुल लर्निंग इनमें से कौन सी होंगी? फर्स्ट है रेगुलर इंडिविजुअल कंपटीशन। तो कंपटीशन निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। यूज़ ऑफ वर्बल पनिशमेंट के पनिशमेंट, ये निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। यूनिफॉर्म रिजिडली स्ट्रक्चर करिकुलम, रिजिड ये निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो सिंगल एक वर्ड से हमें पता चल गया कि वो स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। फोकसिंग ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन ओनली असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट सबसे बेस्ट होता है, पॉजिटिव है। और किससे? असेसमेंट ऑफ लर्निंग के, यानी कि सबमिटिव असेसमेंट से। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थ्योरी एडवोकेटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड सिम्बॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। देखिए क्वेश्चन में उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिखा है यहाँ, तो जाहिर बात है कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ने दिए थे पियाजे ने उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दिए थे, इसलिए आंसर हो जाएगा पियाजे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव practice adopted by a teacher in the classroom to address gender stereotype। तो इसमें नॉट दिया गया है कि टीचर वो कौन सी चीज़ नहीं करेंगी। काउंटर जेंडर बायास्ड के, काउंटर जेंडर बायास्ड यानी काउंटर जेंडर बायास्ड
नेक्स्ट है, हाँ ये तो चलो राइट है। नेक्स्ट है सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, के लड़के और लड़कियों को अलग अलग रखना, यानी कि ये जेंडर बायस करना है, इसलिए ये यहाँ से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। डिस्कस ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हाँ डिस्कस करना चाहिए। यूज़ ऑफ एग्जाम्पल विच शो बॉय एंड गर्ल इज अनकन्फॉर्मिस्ट रोल यानी कि फ्री थिंकर वाले, तो ये बिल्कुल राइट हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया है टीचर ने क्या नहीं करना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन होगा कि सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल, ये टीचर ने नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, Paro helped her father in his carpentry shop where she successfully measured wooden block using technique taught by her father. She is recently admitted to a public school under EWS scheme, where she is unable to cope up with the academic demand, especially in this situation. The teacher should, अब वो नहीं कर पा रही है कॉप अप, यानी कि बिल्कुल नहीं कर सकना किसी चीज़ को, या उसके लिए वो चीज़ निपटना मुश्किल हो रहा है, तो टीचर ने क्या करना चाहिए। टेल पारो डैश शी डज नॉट हैव द एबिलिटी टू स्टडी, ऐसे तो टीचर करेंगे नहीं, ये तो बहुत निगेटिव चीज़ हो गई, ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट है गिव टेस्ट एंड एनकरेज रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस, के रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये निगेटिव होने से कट हो गया। कॉन्टेक्चुअलाइज द करिकुलम एंड स्टडी मटेरियल फॉर पारो इंटीग्रेटिंग हर मैथमेटिकल एक्सपीरियंसेस गेन्ड आउटसाइड द स्कूल, तो ये बिल्कुल सही चीज़ हो गई कि कंटेक्चुअलाइज्ड कर देना किसी चीज़ को, अपने करिकुलम को, और मटेरियल प्रोवाइड करना, इंटीग्रेट कर देना यानी कि जोड़ देना, मिला देना आपस में उनके एक्सपीरियंस को और उनकी लर्निंग को, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देख लेंगे, आस्क पारो टू कीप हर नॉलेज गेन्ड एट होम सेपरेट फ्रॉम नॉलेज गेन्ड इन स्किल, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, टीचर ने यही करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, sensitivity to the sound, rhythm and meaning of word characterized which type of intelligence, तो ये कौन से टाइप की इंटेलिजेंस हो जाएंगी, थर्ड लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट, इन अ सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम विच मेथड ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रेफर, तो यहाँ पे कौन सा कि कौन से टाइप का असेसमेंट प्रेफर करेंगे हम सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो होती है उसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ट्यूटोरियल लर्निंग, पीयर ट्यूटोरिंग, ये चीज़ें ली जाती है, तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देख लेंगे ऑप्शंस, ऑब्जेक्टिव टेक्निक हैविंग वन वर्ड आंसर, ये तो हम नहीं कराना है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं कराना है। टेस्ट बेस्ड ऑन मैरल रिकॉल निगेटिव वर्ड हो गया, इसलिए ये भी नहीं कराना है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द कॉन्टीन्यूअस एक्सपेक्ट इन कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इम्प्लाइज, इस पे किस पर होगा, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग एम्प्लॉइंग डिफरेंट टूल, तो ये तो राइट हो गया कि बच्चों को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन करो उनका, फिर बच्चों को सपोर्ट करो उनके टीचिंग लर्निंग में और डिफरेंट टूल्स भी यूज़ करो, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन। बाकी के देख लेते, कंटिन्यूअस कंपैरिजन, अब कंपैरिजन निगेटिव हो गया इसलिए पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। कंडक्टिंग फॉर्मल पेपर पेंसिल यानी कि सिर्फ हम उनकी मेमोरी को चेक कर रहे हैं। और पीरियोडिक टेस्टिंग, पीरियोडिक यानी कि एक पीरियड के हिसाब से टेस्टिंग करना, और मेमोराइजेशन और रिकॉल, यहाँ पे वर्ड यूज़ हो गए हैं निगेटिव, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया फर्स्ट। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू सेट डैश गोल, अब बच्चों ने कैसे गोल सेट करना चाहिए, उन्हें कैसे एनकरेज करेंगे हम, मास्टरी ओरिएंटेड, फेलियर एक्सेप्टिंग एंड सेल्फ डिफीटिंग, तो मास्टरी ओरिएंटेड, बच्चों के जो गोल होना चाहिए वो मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन इनमें से वो कौन सा प्रिंसिपल होगा? तो डिस्क्रिमिनेशन तो उसमें कराते नहीं हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसका प्रिंसिपल। स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन ये तो बिल्कुल निगेटिव है, तो हम नहीं देते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के इंडिविजुअल डिफरेंस को इंक्लूसिव एजुकेशन में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग तो सेग्रीगेट और लेबल नहीं किया जाता है बच्चों को। नेक्स्ट है अ चाइल्ड हु हैज़ पार्शल विजन। अब बच्चे को पार्शल विजन है, यानी कि देखने में कहीं ना कहीं थोड़ी दुश्वारी है, तो इनमें से क्या? ऑप्शन फर्स्ट, शुड बी एनकरेज टू OPT फॉर होम बेस्ड एजुकेशन, तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे हम, ये रॉन्ग हो गया। नीड टू बी इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन के सेपरेट इंस्टीट्यूशन में भेज दो उन्हें, ये भी रॉन्ग। शुड बिकम अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल विद इंक्लूसिव प्रोविजन, हाँ ये एक सही है कि एक रेगुलर स्कूल का पार्ट करो इंक्लूसिव प्रोविजन के हिसाब से। शुड बी इन अ रेगुलर स्कूल विथ नो स्पेशल प्रोविजन टू एनकरेज कॉपिंग बिहेवियर, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी इन क्लासरूम, क्रिएटिविटी को सपोर्ट इनमें से कौन सी चीज़ करेंगी? एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर, हाँ ये तो सही है कि बच्चों के इमेजिनेटिव आंसर को एक्सेप्ट करेंगे हम। इम्फेसिस ऑन ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत पॉजिटिव है, इसलिए ये भी राइट है। इम्फेसिस ऑन कन्वर्जन थिंकिंग, तो कन्वर्जन थिंकिंग नहीं, हमें डाइवर्जन थिंकिंग करना है, इसलिए रॉन्ग हो गया। टॉलरेंस टू डिसेंट इख्तलाफ राय यानी कि असहमति सहन करना आना चाहिए बच्चों को, तो ये भी चीज़ है कि एक्सेप्टेंस ऑफ एन आइडिया ऑब्जेक्ट एंड एक्शन और पर्सन विच वन डिसलाइक और डिसएग्री अगर होते हैं तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये एक ऑप्शन भी राइट हो गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इज नॉट इन लाइन विद द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव टू हेल्प अ चाइल्ड विद ऑटिज्म इन योर क्लास हु इज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कॉप अप विथ ग्रुप एक्टिविटी। अब यहाँ पर नॉट दिया गया है, सबसे पहले तो नॉट है किस चीज़ के लिए? ऑटिज़म के लिए, जो हेल्प नहीं करेंगी। तो ऑटिज़म यानी कि क्या कि ये एक डिसऑर्डर होता है जो सोशल इंटरेक्शन के लिए होता है, बच्चा शर्मीला होता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता है, ज़्यादातर मेल मिलाप बच्चा नहीं कर पाता है, तो इसके लिए हम कौन सी चीज़ नहीं करेंगे? गिविंग अपॉर्चुनिटी विजुअल एंड रिटर्न मटेरियल टू बी यूज ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क, तो ग्रुप वर्क में ये चीज़ें देंगे, ये तो अच्छी चीज़ है, तो ये तो करेंगे। अलाउइंग द चाइल्ड टू वर्क इन पेयर्स इन अ रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर विथ लेस नॉइज, ये भी रिलैक्स एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे बच्चे को, तो ये भी सही है। सेंडिंग द चाइल्ड टू स्टडी इन स्पेशल स्कूल, देखिए ये सेग्रीगेशन वाली बात हो गई, तो ये रॉन्ग हो गया। सीकिंग द सपोर्ट ऑफ रेमिडियल टीचर्स इन रेगुलर क्लासरूम इटसेल्फ, तो ये भी बिल्कुल राइट हो गया, तो ऑप्शन होगा हमारा थर्ड जो नहीं करेंगे। इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, नेवर अलाउ करना चाहिए कि ना पूछो, और पनिश करना चाहिए उन्हें, तो इनकरेज करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस है सारे CDP के। असर्शन है और रीज़न है। असर्शन है कि स्कूल मस्ट एनेबल चाइल्ड टू फाइंड देयर वॉइस, नेचर नर्चर्स देयर क्यूरियोसिटी, to do things, to ask questions, to encourage in discussion and do group work rather than building their ability to reproduce textualized knowledge. रीज़न रहेगा लर्निंग इज़ एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, के लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस होता है और दूसरा के सोशल होता है,
तो उसका नेचर, तो ये भी एक सही है। अगर बच्चा स्कूल में है और स्कूल में उसकी लर्निंग हो रही है तो सोशली तौर पर होंगी वो, ये तो एक चीज़ सही है। और बच्चे इंगेज्ड है डिस्कशन और ग्रुप वर्क में, तो इसका मतलब यह है कि लर्निंग यहाँ पे एक्टिव है। तो दोनों ही चीज़ें हो रही है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही चीज़ें ट्रू है। एंड जो रीज़न है आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही, ये पहला ही ऑप्शन राइट हो गया कि जो रीज़न है वो एक्सप्लेन कर रहा है ए को। Graphical tool for organizing and representing knowledge and relationships within a particular topic are known as, जो ग्राफिकल टूल्स हम यूज़ करते हैं, जो हम डायग्राम बनाते हैं तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं कि डायग्राम जो हम बनाते हैं दैट शो रिलेशन बिटवीन कंसेप्ट, कि वो कंसेप्ट के बीच में जो रिलेशन बताता है तो उसे कंसेप्ट मैप कहते हैं, कंसेप्ट मैप। तो ग्राफिकल टूल्स हम यूज़ करते हैं कंसेप्ट मैप के लिए। चंक यानी कि कोई चीज़ टुकड़ों टुकड़ों में बताना, तो ये नहीं है। और एडवांस ऑर्गेनाइजर ये इससे रिलेट नहीं करता। और मैनेमोनी, तो इसका मतलब होता है याददाश्त, रिकॉल, मेमोरी, तो ये भी नहीं है। तो कंसेप्ट मैप इसका आंसर हो गया। चूज द एग्जाम्पल दैट इलस्ट्रेट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि जो अंदर से आना, खुद दिल से हम खुश हो जाएंगे वो जो चीज़ करने के लिए, और उसे मोटिवेशन मिलेगा हमें वो अंदर से, दिल से वो चीज़ करने के लिए। रोशनी इज़ वर्किंग हार्ड टू स्कोर वेल इन एग्ज़ाम as her parents have promised her a watch on getting above 90%। अब देखिए रोशनी कर रही है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कौन सा हो गया, पेरेंट, तो ये रॉन्ग हो गया। रोमी कंप्लीटिंग हर होमवर्क सो डैट हिज पेरेंट्स लेट हिम वॉच टीवी, ये भी एक्सटर्नल हो गया। रमा रीडिंग मोर बुक्स सो दैट हर नेम इज़ फर्स्ट ऑन द रीडिंग स्टार्स सो टू विन हर टीचर्स अप्रिशिएशन, ये भी क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स आने से ये भी रॉन्ग हो गया। रवि एक्सप्लोरिंग वेरियस रिसोर्सेज फॉर हिज प्रोजेक्ट बिकॉज ही लव्स लर्निंग न्यू थिंग। अब देखिए ये उसे बहुत पसंद है नई नई चीज़ें, तो ये हो गया बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, Which of this strategy is not effective in helping student cope with an anxiety? कॉप यानी कि छुटकारा, निपटना किसी चीज़ को, तो इनमें से वो कौन सी चीज़ नहीं होंगी एनएक्साइटी से निकलने के लिए, चिंता करना, यानी कि टीचिंग दैम मेथड्स फॉर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, ये तो सही बात हो जाएंगी। हेल्पिंग दैम सेट रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म्स गोल, ये भी सही है। हेल्पिंग दैम रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ देयर एनेक्सियस फीलिंग, ये भी सही है। कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विथ वन अनदर इन क्लासरूम, तो कंपेयर करना नेगेटिव वर्ड है, तो ये चीज़ बच्चों के साथ नहीं कराएंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा 4। रचिता, a mathematics teacher, tried to analyze the error made by her student in identifying the correct operation to be applied for statement sum. She does this too. अब वो सम बता रही है और आइडेंटिफाई क्या कराना है उन्हें, ऑपरेशन, कौन सा, सम वाला, तो क्या करेंगी वो, सेग्रीगेट स्टूडेंट्स हु मेक एरर इन कंपैरिजन टू अदर, सेग्रीगेट निगेटिव होने से कट हो गया। गिव मोर क्वेश्चंस टू दिस एज पनिशमेंट, पनिशमेंट निगेटिव होने से ये रॉन्ग हो गया। करेक्ट द एरर बाय गिविंग दैम मोर प्रैक्टिस, कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, देखो मोर वर्ड आ गया तो ये निगेटिव हो गया, एम्पल मोर आने से वो निगेटिव हो जाता है। अंडरस्टैंड द एरर सिंस दे आर अ विंडो टू चिल्ड्रंस थिंकिंग, तो एरर बच्चों के अंडरस्टैंड करना
ये सही चीज़ है, क्योंकि ये क्या बताता है कि बच्चों की थिंकिंग को कहाँ पे वो कम हो रहे हैं वो बताता है। तो फोर्थ वाला हो गया राइट आंसर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसिस ऑन। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इसमें किस चीज़ पे इम्फेसिस किया गया है, अहमियत दी गई है। लर्निंग फॉर एग्ज़ाम तो नहीं है, रोट लर्निंग नहीं है, प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करने के लिए इम्फेसाइज किया गया है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली। बहुत मीनिंगफुली बच्चे लर्नते हैं कहाँ, थ्रू लेक्चर्स एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से, बाय रिपीटिंग मैकेनिकल प्रैक्टिस से। रिपीट करना यानी कि यह खुद में ही एक रॉन्ग चीज़ हो गई, लेक्चर के थ्रू ये रॉन्ग हो गया। व्हेन दे आर एक्टिवली एंगेज्ड, ये पॉजिटिव आ गया, आज एंड टास्क एंड एक्टिविटी, तो ये ऑलरेडी ये पॉजिटिव हो गई चीज़, इसलिए ये राइट हो जाएगा। एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड, रिवॉर्ड निगेटिव है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, पूरा करने की भी पढ़ने की भी इसको ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, गिविंग स्टूडेंट्स access to range of suitable material and the scope to self direct their learning in a way of promoting। तो बच्चों को हम क्या करेंगे कि एक्सेस देंगे, कि उनके एक्सेस करेंगे उनके मटेरियल एंड स्कोप टू सेल्फ डायरेक्ट देयर लर्निंग। क्या करेंगे इसके लिए, रोट मेमोराइजिंग नहीं करेंगे, ये निगेटिव हो गया है। कॉम्पिटिटिव लर्निंग नहीं करते हैं। डिस्कवरी लर्निंग, ये एक अच्छी चीज़ है। लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन के थ्रू लर्निंग कराना भी निगेटिव में चला गया, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। तो ये थे सीडीपी के 30 क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स के देखेंगे हम 30 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वोशंट एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ़ द रिमाइंडर इज़ 5, व्हाट इज़ द डिविडेंड। तो हमें पता है डिविडेंड का ये पूरा जो है इसका फॉर्मूला डिविडेंड का क्या होता है, कि डिविडेंड का डी लिखती हूँ मैं, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइज़र, उसको DIV लिख लेंगे, डिवाइज़र इनटू कोशेंट का Q प्लस रिमाइंडर का R। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। अब इसमें क्या दिया गया है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 5। उसके बाद क्या कहा गया है, डिवाइज़र इज़ 5 टाइम्स द कोशेंट एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर। 4 टाइम्स किसके है, रिमाइंडर के है, यानी कि यहाँ पर डिवाइज़र को हम क्या करेंगे 4 टाइम्स, डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र इज़ इक्वल टू 5 टाइम कोशेंट के, तो डिवाइज़र कितना है यहाँ पे 4 टाइम रिमाइंडर के है, तो डिवाइज़र क्या दिया गया है, ये 4 टाइम है रिमाइंडर के, और रिमाइंडर कितना है 5, तो यहाँ पे डिवाइज़र कितना हो गया 20। तो यहाँ हम लिख लेंगे डिवाइज़र 20 है और रिमाइंडर 5 है। और अब क्वोशंट कैसे पता चलेगा, तो यहाँ दिया गया है डिवाइज़र इज़ 5 टाइम्स द क्वोशंट, यानी कि ये मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, ये डिवाइज़र इक्वल है कितने 5 टाइम क्वोशंट के, तो डिवाइज़र कितना आ गया 20/5 इक्वल टू क्वोशंट 5, यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 क्या आ गया क्वोशंट, तो यहाँ 4 हो गया क्वोशंट। तो ये हो गया 20 × 4 यानी कि 80, और 80 + 5 यानी कि 85, तो आंसर हो गया राइट 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड नंबर इन 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज़ 49, यानी कि एक के बाद एक आने वाले जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है उनमें सेकेंड वाला नंबर 49 है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर इन दिस नंबर्स। अब देखिए सेकेंड नंबर अगर 49 है और कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, यानी कि एक एक नंबर बढ़ता चला जाएगा, तो फर्स्ट नंबर होगा 48, सेकेंड 49 दिया गया है, उसके बाद
तो ये होगा 50, 51 और 52। ये हो गया कॉन्सिक्यूटिव नंबर 1 2 3 4 5, 5 दिए गए हैं ना कॉन्सिक्यूटिव नंबर। और सेकंड नंबर क्या है 49 है। और पूछा क्या गया है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या होंगी। तो इवन नंबर है इसमें से 48, इवन नंबर है 50 और इवन नंबर है 52। इनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनकी ज़रब जब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 124,800। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट है a steel wire is formed a square whose area is 121 centimeter square if the same wire is bent in the form of a rectangle whose breadth is 8 centimeter then the length of rectangle is। तो देखिए हमें क्या दिया गया है एरिया, एरिया दिया गया है स्क्वायर का और वो जो वायर है उसे रेक्टेंगल बना रहे यानी कि पेरीमीटर सेम होगा। तो हम पेरीमीटर मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले एरिया दिया गया है स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 121 अंडर रूट 121 इक्वल टू साइड कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 11, उसका साइड आ जाएगा स्क्वायर का। तो उसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर, तो वो हो जाएगा 4 इंटू 11 यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया 44। अब यही वायर यूज़ किया गया है इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी क्या हो जाएगा 44 और वो होगा 2 इक्वल होगा L प्लस बी के, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। तो ये है 44 इक्वल टू 2, L हमें मालूम करना है और B दिया गया है 8। तो ये हो जाएगा 44 इक्वल टू 2L प्लस 16। तो 44 माइनस 16 इक्वल टू 2L, तो ये हो जाएगा 28 इक्वल टू L और 2 नीचे यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये। अलॉन्ग द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमको मालूम करना है, इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो 1/2 एक है, उसके बाद 1/3 एक है और 4/5 एक है, एक ये है, दूसरा है 5/6 और एक है 3/4। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करेंगे। 2 - 1 1, 3 - 1 2, 5 - 1 4 1, 6 - 5 1 और 4 - 3 1। तो इन्हें सब्सक्राइब करने पे सब्सट्रैक्ट करने पर 1 1 1 आया है और एक में 2 आया है। हमें पता है कि जब भी हम डिनोमिनेटर में से माइनस कर लेते हैं उसके न्यूमरेटर को, तो जो भी हमारा आंसर आता है वो अगर बड़ा हो तो उसका मतलब होता है वो सबसे छोटा है। इसका मतलब 1/3 ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 1/3 हो गया। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही है जहाँ दिया गया है 1/3। तो 1/3 स्मॉलेस्ट है इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 1/2, 4/5 और 5/6 बच गया। तो देखिए ये पूरे प्रॉपर फ्रैक्शन है, वाजिब कसर है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो ये उसका रूल है, तो आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन।
नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी वेज 36 स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हम 36 को कितनी तरह से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके हम फैक्टर्स देख लेंगे। 1 से डिवाइड होगा, फिर इसके बाद ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड भी होगा। तो 36 इंटू 1 यानी कि 36 1 के लेंगे जो यहाँ पे दिया गया है। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 यानी कि 18 इंटू 2 करेंगे तो 36 होगा। फिर 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 होगा और 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 होगा और 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 होगा। इतने तरीक़े से हम उसे अरेंज कर सकते हैं जिसका एरिया 36 स्क्वायर मीटर आ जाए। तो कितना हो जाएंगे 1 2 3 4 5 इसका आंसर हो जाएगा। In a class there are 60 students such that the number of girls is twice that of boys. Rohit ranked 17 from the top. If there are 9 girls before Rohit, how many boys are ranked after him? ये रीजनिंग का क्वेश्चंस है जो TAIT टाइट एग्ज़ाम के लिए है रीजनिंग टॉपिक। तो रीजनिंग का रैंकिंग वाला है, रैंकिंग ऑर्डर वाला टाइप। तो इसमें क्या दिया गया है 60 स्टूडेंट्स है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 60 यानी कि टोटल स्टूडेंट 60 है। अब उनका रेशो क्या दिया गया है, ये गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशो दिया गया है। गर्ल्स इज़ ट्वाइस, गर्ल्स क्या है ट्वाइस है, तो बॉयज़ क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो 2:1 इनका रेशो आ जाएगा। तो 2:1 यानी कि क्या कि बॉयज़ के गर्ल्स क्या होंगे 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो 60 अगर है तो 20 अगर बॉयज़ है तो 40 उनमें से गर्ल्स हो जाएंगे। ये है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, रोहित का रैंक 17 है टॉप पर से, यानी कि अगर ये यहाँ पे 17 पर रोहित है यहाँ पर, तो 17 नंबर पर, तो ऊपर यहाँ 9 क्या है गर्ल्स है, तो ऊपर 9 भी इसमें से गर्ल्स है। हाउ मैनी बॉयज़ आर रैंक्ड आफ्टर हिम, तो 16। तो रोहित के ऊपर कितने लोग हैं फिर 16, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर रोहित को छोड़कर कितने लोग हो जाएंगे 16 में से भी 9 क्या है वहाँ पे गर्ल्स है, 9 गर्ल्स हो जाएंगे। तो 9 गर्ल्स है तो कितने बचे 7 बच्चे। तो 7 जो चिल्ड्रंस है वो क्या हो जाएंगे फिर बॉयज़। तो 7 यहाँ पे हो गए बॉयज़। तो अगर ऊपर यहाँ 7 बॉयज़ है और ये रोहित यानी कि ये 8 हो गए और 20 पूरे बॉयज़ में से ये 8 माइनस कर लो, तो रोहित के नीचे कितने बॉयज़ होंगे 12। रैंकिंग ऑर्डर वाली रीजनिंग का है ये TAIT के वास्ते और KVS के लिए भी। साइमा रीच बस स्टैंड एट 9:35 and it's told by Zenat that the previous bus has left at 9:25 AM as per her watch. If Zenat was is 5 times fast and the frequency of bus is every 20 minutes, for how long Saima has to wait to catch the next bus? कितना सिंपल है कि साइमा लिखेंगे एस, साइमा कब पहुँचे 9:35 को रीच किए कहाँ पे बस स्टैंड पे, और जीनत की जो बस है जीनत प्रीवियस, और जीनत ने उसे क्या कहा कि प्रीवियस बस जो अभी गई है वो 9:25 को गई है, 9:25 को बस गई है, लेकिन जो जीनत की वॉच है वो 5 मिनट्स आगे है, 5 मिनट्स आगे है और हर 20 मिनट को न्यू बस आ रही है, तो 5 मिनट्स आगे है। इसका मतलब यहाँ 9:25 में से 5 माइनस कर दीजिए तो 9:20 को बस क्या हुई है, जो बस लेफ़्ट हुई थी वो 9:20 को हुई थी, 9:25 को नहीं हुई थी। और साइमा कब पहुँचे वहाँ पे 9:35 को, यानी कि 9:35 को साइमा पहुँचे और
20 को वहाँ से बस लेफ्ट हुई, बस गई, यानी कि कितना फ़र्क हुआ यहाँ पे 15 मिनट्स का फ़र्क हुआ। 15 मिनट्स यहाँ पे साइमा लेट हो गए, तो नेक्स्ट बस उन्हें कब मिलेंगी, हर 20 मिनट को बस आती है, तो वो 15 मिनट लेट पहुँचे, तो यानी कि अब उन्हें कितना वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट बस के लिए, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट लेट हुए ना, तो अब 5 मिनट के बाद न्यू बस उन्हें मिल जाएंगी, तो आंसर होगा 5 मिनट्स। What would be subtracted from the sum 1001 20022 30333 to get 17069? तो इनमें से इन तीनों का पहले सम कर लेंगे। इन तीनों का सम आएगा 60356, उसमें से सब्सट्रैक्ट x करेंगे तो 17069। तो इनको जब माइनस करेंगे इन दोनों को, तो x इक्वल हो जाएगा 43287 के, जो ऑप्शन नंबर 2 है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, मैथ्स के भी और CDP के भी। रेट ऑफ वेरियस eatables in a school canteen are given below. 1 samosa 5 rupees, a pack of groundnut 6.50, 1 gulab jamun 7 rupees, 1 dhokla 8.5 rupees, 1 bottle of nimbu pani 11.5 rupees. सुनैना बाय 1 समोसा। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करने स्टार्ट कर देंगे। 1 समोसा उन्होंने कितना लिया, 1, यानी कि 5 रुपीज़ का। उसके बाद 1 समोसा हो गया। 2 पैकेट ऑफ ग्राउंडनट, अब 1 पैकेट कितने का है, 6.5 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पैकेट कितने के हो जाएंगे, 13 रुपीज़ के। और उसके बाद क्या लिया उन्होंने, 1 गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन कितने का है, 7 रुपीज़ का, गुलाब जामुन 7 रुपीज़ का है। और लिए उन्होंने 1 बॉटल लिए नींबू पानी, तो नींबू पानी है 11.50 रुपीज़ का। तो इनका सम कर देंगे, तो इनका सम टोटल आ जाएगा 36.50, 10 और ये 5 15 16 और वहाँ बन गया 36 आ गया। आगे क्या दिया गया है कि इफ़ शी गेव अ ₹100 नोट, अब उन्होंने 100 रुपीज़ की नोट अगर शॉपकीपर को या कैंटीन ओनर को दिए हैं, तो कितने ख़रीदी, कितने चीज़ें उन्होंने 36.50 रुपीज़ में, तो उन्हें कितने पैसे वापस मिलेंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे जब हम इसे, तो आंसर आ जाएगा 33.50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बेंगलुरु एट 23h55 on 29 June 2020 and reach Guwahati on 2nd July 2020 at 5h20. What is the total travel time for Bengaluru to Guwahati? सिंपल क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग कब से की गई है, 23h55 से, और कितना किया उन्होंने, 29 से 30 जून के बाद 1 जुलाई और 1 जुलाई के बाद 2 जुलाई, तो 29 से 30 कितने आर हो गए, 24 आर। 30 से 1 कितने आर, 24 आर। 1 से 2 24 आर, और इन सब का सम, इन सब का एडिशन हो जाएगा 72 आर। ये हो गया 72 आर। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा क्या करते हैं, जो भी रीच टाइम दिया जाता है उसमें हम ऐड कर देते हैं आर को, तो उसमें हम ये आर को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 77 आर एंड 20 मिनट्स, और फिर हम इसमें से माइनस कर देते हैं स्टार्टिंग के पॉइंट को, तो अब ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि 20 मिनट्स में से 55 मिनट्स माइनस नहीं होते, इसलिए 1 आर हम इधर लेंगे, यानी कि 60 मिनट्स इधर ले लेंगे, तो 80 में से 55 को जब हम माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा
5, यहाँ पे हो जाएगा ये 80, यहाँ लिख देती हूँ मैं साइड में, ये हो जाएगा 76 में से 23 माइनस करेंगे और यहाँ पे ये हो जाएगा 80, तो यहाँ पे हो जाएगा 55। तो यहाँ 1 गया यानी कि 5, यहाँ 5 और यहाँ बचा 7 यानी कि 2, 25 और ये 3 और ये 5 यानी कि 53 आवर एंड 25 मिनट्स इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे इस साल के पेपर में भी। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर्स, द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 999 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यानी कि 9 इंटू 99 और कैसे, और इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा तो उसे कैसे डिवाइड करना है हमको, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, सबसे पहला 11, 2 डिजिट ऑड नंबर 11, तो ये हो जाएगा 98901 को डिवाइड करेंगे 11 से तो आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन बचने वाला है 8991। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 20 if it is more than 3 tens and less than 4 tens, the ones digit is 2 times the 10 digit। तो क्या दिया गया है, नंबर क्या है, अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 50, 50 का हाफ क्या हो जाएगा 25, तो 25 से ये जो x नंबर है ये बड़ा है। फिर कहा गया है कि इट इज़ मोर देन 3 टेंस एंड लेस देन 4 टेंस, यानी कि ये 30 से क्या है, लेस है, 30 से बड़ा है और 40 से छोटा है। द 1 डिजिट इज़ 2 टाइम्स द 10 डिजिट, यानी कि 31 से तो 39 के बीच में वो कौन सा नंबर आएगा जिसका 1 डिजिट जो है वो डबल है टेंस के। तो हम इसे यूज़ करके देख लेंगे, ये तो होगा नहीं। अब ये इसका वंस डबल नहीं है 3 का, तो ये होगा नहीं, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 है और ये 6 है, तो वंस डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट जो 6 है ये डबल है किसके, उसके, ये टेंस डिजिट के, यानी कि 3 इंटू 2 टाइम्स है उसका ये 6, तो आंसर हो गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ अ गोडाउन आर 5 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 4 मीटर, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्सल्स ऑफ डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर कैन बी अकोमोडेटेड इन द गोडाउन। तो यहाँ पे सिंपल है कि कितने आप रख सकते हैं। तो जो गोडाउन है, गोडाउन का वॉल्यूम हमें पहले मालूम करना पड़ेगा और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, पार्सल्स के वॉल्यूम से, बस इतना करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ कितना दिया गया है गोडाउन का, 5 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 4 मीटर है और नीचे सेंटीमीटर में दिया गया है। तो मीटर से सेंटीमीटर करना है अगर हमें, तो मीटर से सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा, 500 इंटू 700 सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर अपॉन 25 इंटू 50 इंटू 25। तो ये करने पर इसे डिवाइड कर देंगे हम, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 1 5 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, 0 5 पंजे 25, 5 एकन 5, 5 छक्के 30, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 चौक 20 और ये 0, और इन्हें जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 4480। An auto rickshaw meter show charges of ₹25 for the first 2 किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट 2 किलोमीटर के चार्जेस कितने हुए 25 ऑफ जर्नी एंड
8 फॉर एवरी सबसिक्वेंट किलोमीटर ट्रेवल, यानी कि उसके बाद जितना करेंगे उसका 8 रुपीज़ होते जाएगा। मानस पे 449 रुपीज़ एज फेयर टू ट्रैवल फ्रॉम हिज हाउस टू हिज वर्क प्लेस। हाउ फार इज़ हिज शॉप प्लेस फ्रॉम हिज होम। तो सिंपल है, उसने कितने पैसे दिए, 249 रुपीज़ दिए, जिनमें से टोटल इतने दिए, जिनमें से 2 किलोमीटर के पैसे कितने हैं, 25 रुपीज़। ये 2 किलोमीटर के हैं, तो पहले 2 किलोमीटर के पैसे हम माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज़, ये 2 और ये 4, इतने रुपीज़ क्या होंगे, बचेंगे। 2 किलोमीटर के हमने अगर माइनस कर लिए तो अब जो 224 है उसको 8 रुपीज़ से डिवाइड कर देंगे, तो 8 रुपीज़ से डिवाइड करने पे हमें पता जाएगा कि और कितने किलोमीटर वो आगे गए थे। तो 8 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, 28 किलोमीटर। तो ये 28 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, इनका सम कर लेंगे तो 30 किलोमीटर। तो यानी कि 30 किलोमीटर के पैसे हुए थे उनके 249। द फॉलोइंग टेबल शोन मार्क ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय सुनीता एंड जेसिका इन 5 सब्जेक्ट। मैथ्स के, इंग्लिश के, सोशल साइंस के, साइंस के और हिंदी के। बेस्ड ऑन द टेबल अबव आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है सुनीता हैज़ स्कोर मोर मार्क देन जेसिका इन ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट द लैंग्वेज। देख लेंगे कि लैंग्वेज को छोड़कर सुनीता को जेसिका से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। सुनीता को यहाँ पे मैथ्स में 68 यानी कि कम मार्क्स मिल गए, तो ये तो नहीं है। और इंग्लिश में 72 मिले लैंग्वेज में, और सोशल साइंस में 85 मिले यानी कि ज़्यादा मिले, साइंस में 78 यानी कि कम मिले, तो ये रॉन्ग हो गया पहला। सुनीता's aggregate marks in maths and science more than Jessica's aggregate marks in this subject, यानी कि मैथ्स और साइंस में जितने मार्क्स सुनीता को मिले हैं मैथ्स में और साइंस में, तो मैथ्स में उन्हें 68 मिले हैं और साइंस में 78 मिले हैं। 8 और 8 16, ये एक हो गया, 7 7 और 7 14, यानी कि इनके इतने हुए। और जेसिका के कितने होंगे, 74, और साइंस में होंगे 84, यानी कि ये 8 और ये 155। तो जेसिका के ज़्यादा हो रहे इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। जेसिका हैज़ स्कोर मोर देन सुनीता इन 3 सब्जेक्ट। अब जेसिका को 3 सब्जेक्ट में सुनीता से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, तो जेसिका को यहाँ कंपेयर करो तो यहाँ ज़्यादा मार्क्स मिले, यहाँ कम हो गए, और यहाँ कम हो गए, और यहाँ ज़्यादा मिले हैं, यहाँ कम हो गए, नहीं 2 सब्जेक्ट में ही मिले हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो जाहिर बात है लास्ट बचा ये हमारा ऑप्शन 4th वाला। तो इसमें कहा गया है कि इनका जो सम है, इन दोनों को जो टोटल मार्क्स मिले हैं दोनों का अगर हम सम कर लेते तो इसका होगा 382 और इनका होगा 365। तो कितने मार्क्स ज़्यादा है जेसिका को, 17 मार्क्स ज़्यादा है। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो गया, 4th वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस इन टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि इनमें से कौन सी नोट दिया गया है कि कौन सी चीज़ नहीं होगी मैथ्स की टीचिंग लर्निंग में। स्टार्टिंग द क्लास बाय असेसिंग लर्नर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, ये भी एक राइट चीज़ है। एनकरेज इंट्यूटिव ए सॉल्यूशन, प्रेजेंटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्स एंड इनकरेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डिस्क्राइब्ड मैनर। तो यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस इन टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो इनकरेज करेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, कभी भी नहीं करना, इसका मतलब कि रटा ले रहे, तो ये रॉन्ग हो गया। बाकी के ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, तो 4th वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट है फॉलोइंग क्वेश्चंस आर पोस्ड बाय टीचर इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। फर्स्ट है
फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 8, यानी कि दो नंबर ऐसे फाइंड करो जिसका नंबर 8 सम 8 आना चाहिए। अब ये कैसे भी हो सकता है, 2 + 6 होता है, 4 + 4 करके आता है, 7 + 1 करके आ सकता है। ड्रॉ अ डायग्राम विथ डायमीटर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर डायमीटर, 50 सेंटीमीटर पेरीमीटर का ट्रायंगल बनाना है। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ 25, ये तो फिक्स हो गई चीज़ कि इसके कितने फैक्टर आएंगे। डिफाइन पेरीमीटर, तो ये डेफिनेशन भी फिक्स होंगी। ए एंड बी आर ओपन एंडेड, बिल्कुल सही, ए और बी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। सी एंड डी आर क्लोज्ड एंडेड, जी हाँ, ये क्लोज्ड एंडेड है, इसलिए ये तो बिल्कुल राइट हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन द मैथमेटिक्स? स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम पोजिंग, एरर फ्री कैलकुलेशन और रिकॉल। तो ये रिकॉल से ये कैंसिल हो गया, एरर फ्री कैलकुलेशन से थर्ड वाला वो हो गया प्रॉब्लम पोजिंग एंड स्टैंडर्डाइज्ड। प्रॉब्लम पोजिंग राइट आंसर हो जाएगा, और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट तो कराएंगे नहीं, एरर फ्री रिकॉल कैंसिल हो गया, तो प्रॉब्लम पोजिंग। नेक्स्ट है, एट वॉट लेवल ऑफ वैन हिलेज स्पेशल ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग अ चाइल्ड इज लाइकली टू एक्सेप्ट दैट अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, यानी कि वो क्या कर रहा है यहाँ पे कंपैरिजन करना सीख रहा है, किस बेस पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। अगर प्रॉपर्टीज़ की बेस पे रिलेशन समझ रहा है तो वो है लेवल 2 में। हालांकि हमेशा पेपर फर्स्ट में विजुअलाइजेशन और एनालिसिस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता था, लेवल 0 और लेवल 1 पे, लेकिन इस टाइम लेवल 2 पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो पेपर सेकंड में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर? एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि एडिटिव यानी कि एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि a+0 अगर हम करें तो वो इक्वल हो जाएगा 0+a के, यानी कि अगर हम 0 में किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, जैसे कि 5+0 करूँ, तो वो इक्वल ही होगा 0+5 के, यानी कि किसी भी नंबर में अगर आप 0 को ऐड कर देते हैं तो आंसर वही आता है, तो ये होगा 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें पहचानना है। मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएट बाय प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट बाय ऑब्जर्विंग एंड आइडेंटिफाई रिलेशंस, ये राइट है, ये वाला फर्स्ट राइट हो गया। लर्निंग मैथमेटिक्स इज अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग्स एंड नेगोशिएशन, ये भी राइट है। आर्ग्यूमेंटेशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, ये नहीं, आर्ग्यूमेंट के थ्रू मैथ्स हम नहीं सीखते हैं, तो इसके लिए नहीं, ये थोड़ा नहीं, लेकिन आर्ग्यूमेंट प्लेज है ना, एक मिनट, आर्ग्यूमेंटेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसा कहा गया है, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, ये राइट है, ये वाला फिर राइट है। और कल्चर हैज़ नो रोल, नहीं, कल्चर का तो रोल है, कल्चर हैज़ नो रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिकल अंडरस्टैंड, कल्चर का तो रोल है ना, तो यहाँ नॉट लिख कर आ गया, नो आ गया, इसके लिए ये डी रॉन्ग हो गया, तो ए, बी और सी राइट होंगे, तो ऑप्शन 3 में है, ए, बी और सी राइट होंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग ज्योमेट्री करिकुलम एट प्राइमरी लेवल? अब प्राइमरी लेवल पर है बच्चा, तो ज्योमेट्री करिकुलम के हिसाब से इनमें से क्या चीज़ बच्चे को कराना है हमें? ज्योमेट्री नीड्स टू बी लिमिटेड, अब लिमिटेड अगर वर्ड आ गया तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड आ गया, लिमिटेड वर्ड। प्रॉपर डेफिनेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, तो इंट्रोड्यूस कर रहे प्रॉपर डेफिनेशन, तो वो भी रॉन्ग हो गया।
इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस शुड बी डेवलप, बिल्कुल सही, कि स्टार्टिंग में उन्हें स्पेस रिलेटेड, जैसे कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेंगे, और ग्राफ पेपर आता है एरिया बताने, लेकिन स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन उसके अलावा हम स्टैम्प यूज़ करते हैं, और 10 ग्राम, वो इस तरह से ऑब्जेक्ट को अपने इसको टूल्स को यूज़ करते हैं, हम टीचिंग एड्स को यूज़ करते हैं। तो ये राइट हो गया, तो ऑप्शन सी राइट है इसमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मैथमेटिकल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज यूज्ड बाय स्ट्रीट वेंडर्स एंड शॉपकीपर्स। अब इनमें से कौन सी चीज़ यूज करते हैं इस जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं एंड शॉपकीपर्स होते हैं? दे आर नॉट यूजफुल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन क्लास। ये बात सही है क्या कि वो दे आर नॉट यूजफुल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन क्लास, दे आर एम्बिगुअस एंड इलॉजिकल, ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद है, दे हेल्प इन डेवलपिंग अल्टरनेट स्ट्रेटजीज इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। जी हाँ, ये तो वो करते हैं। तो राइट क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट? लीस्ट लाइकली यानी कि बहुत कम होगा, यानी कि जो इसमें से स्ट्रॉन्ग वाला पॉइंट नहीं है वो हमें चुनना है स्पेशल रीजनिंग के लिए। स्पेशल रीजनिंग यानी स्पेस से रिलेटेड रीजनिंग। ड्राइंग पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट डेटा, कि हम बच्चों को पिक्टोग्राफ करने के लिए देंगे कि पिक्चर ड्रॉ कर लो और डेटा बताने के लिए, तो स्पेस से रिलेटेड, तो ये तो बिल्कुल नहीं। वर्किंग ऑन 10 ग्राम्स पजल्स, ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएंगी। आइडेंटिफाई द नेट्स ऑफ डिफरेंट सॉलिड शेप बता देंगे। आइडेंटिफाई द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये भी बहुत अच्छी चीज़ हो जाएंगी शेप बताने के लिए। तो जो नहीं कराएंगे, जो बहुत लीस्ट होगा इनमें से, तो वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, तो यही हमारा होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, which of the following strategy is best suited to introduce the multiplication of 3 and 5? इनमें से 3 and 5 को बताने के लिए, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट बताने के लिए कौन सा सही होगा? फर्स्ट है, बिल्डिंग rectangular arrays of 3/5 using certain objects, कि हम क्या करेंगे, एक अरेंज करेंगे, तरतीब करेंगे, और रेक्टेंगल का कैसा 3/5 का सर्टेन ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके यूज़ करेंगे, और ये बता सकते हैं। ये तो सही है। रीसाइटिंग द टेबल, ये तो एक राइट हो गया। रीसाइटिंग से ये रॉन्ग हो गया। फाइंड आउट आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो ये भी निगेटिव से रहा। प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस इन स्किप काउंटिंग, स्किप कर देना किसी चीज़ को, रॉन्ग हो गया। यानी कि आंसर वैसे ही हमारा निगेटिव और पॉजिटिव से रॉन्ग हो ही चुके थे, तो आंसर हो गया राइट फर्स्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट acceptable with regard to teaching student to solve problems based on mathematical operation? नहीं होगा, तो वो हमें चूज़ करना है जो इसमें से राइट नहीं है। फर्स्ट है, द प्रॉब्लम चूजन शुड बी रियलिस्टिक, ये तो सही है। ऐसे प्रॉब्लम लो जो डेली लाइफ से जुड़े हुए हो, लिंक हो। सिंपल एग्जाम्पल विथ स्मॉलर नंबर शुड बी टेकन अप फर्स्ट, ये भी सही है। Create concrete material may be used to support children's understanding of the step of the algorithm. algorithm कराने में ना concrete material को यूज़ करना चाहिए, ये भी बेस्ट है। Only one method of solving particular type of problem should be emphasis, ये रॉन्ग हो गया कि अगर बच्चे को एक नहीं समझ में आ रहा है ना, तो दूसरा तरीक़ा यूज़ करो, तो इसलिए रॉन्ग जो है वो फोर्थ वाला है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। In which of the following statement number 4 is used in cardinal sense? अब cardinal sense में कहाँ यूज़ किया गया है इनमें से 4 को?
माई ऑफिस इज़ ऑन द 4th floor of this building in which of the statement 4 is used as cardinal sense। देखिए यहाँ पे 4th यूज़ किया गया है। उसके बाद है माई सन रैंक 4th यूज़ हो गया है। द 4th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ भी 4th है, ये 4th यूज़ किया गया है इस तरह से। तो 4 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन शो, ये राइट है कि 4 टीम ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये राइट हो गया आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला है मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय अनदर ऑलवेज इंक्रीज इट्स वैल्यू। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर को तो उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होंगी। अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएंगी, तो रॉन्ग। डिवाइडिंग अ नंबर बाय अनदर ऑलवेज डिक्रीज इट्स वैल्यू, नहीं, हमेशा डिक्रीज होंगी क्या, नहीं। अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 ऑलवेज हैज़ ज़ीरो एट द यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे ना ये मल्टीप्लाइड बाय 10 का मतलब वो हम एडिशन वाला कंसेप्ट भी यूज़ करते हैं, तो इसके लिए ये हो गया रॉन्ग, ये हो गया राइट। एक हिसाब से ये राइट है, लेकिन वैसा देखा जाए अब तो अगर हम एडिशन वाली चीज़ से करें तो ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन इज़ द इन्वर्स ऑफ डिवीजन। जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो डिवीजन का क्या होता है, बिल्कुल इन्वर्स होता है, ये बिल्कुल सही है। तो डी हमारा हो गया राइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला है एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज़ इज़ नॉट अ मैथमेटिकल स्किल, कि जो क्वांटिटीज़ है उसका एस्टिमेशन करना, अनुमान करना, अंदाज़े लगाना, ये मैथमेटिकल स्किल में है ही नहीं, तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग हो गई। ये तो है मैथ्स में। मैथमेटिक्स कैन बी इक्वेटेड विथ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला, कि मैथ्स कहाँ किसके इक्वल है, कि लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूले से ही मैथ्स है क्या हमारा, नहीं। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न, हाँ, कि पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन मैथ्स में यूज़ होता है, ये तो सही बात है बिल्कुल। मैथमेटिक्स कैन बी इक्वेटेड विथ अ सेट ऑफ मैथमेटिकल प्रोसीजर, कि मैथमेटिक्स क्या है, कि एक सेट ऑफ मैथमेटिकल प्रोसीजर है सिर्फ, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये कितने 60 क्वेश्चन एंड एक ही क्वेश्चन बचा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल स्ट्रैटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री बताने के लिए क्या करेंगे हम, इनमें से इंगेज स्टूडेंट इन पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी। देखो इंगेज करना पॉजिटिव है और पेपर फोल्डिंग सिमेट्री के लिए राइट है, इसके लिए ये राइट है, पर नीचे के देख लेंगे। गिविंग क्लियर डेफिनेशन, ये निगेटिव वर्ड होने से रॉन्ग। इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन डिस्कशन, ये एक्टिविटी बेस है तो डिस्कशन नहीं करेंगे। एनकरेज स्टूडेंट टू ऑब्जर्व स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो ये स्क्वायर रेक्टेंगल का इससे क्या ताल्लुक है कि सिर्फ हम उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहे, तो वीक हो गया पॉइंट। तो राइट हो गया ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। सीटेट की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल से सीटेट की न्यू बैच स्टार्ट हो जाएंगी और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रहेंगी। ऑनलाइन है ये टीचमिंट ऐप पर, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कभी भी कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।